नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। कल दिनांक 7 नवंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा EWS आरक्षण के संबंध में दिए गए जजमेंट की। इस जजमेंट के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उसमें EWS कोटा को कुछ लोग सुदामा कोटा के रूप में भी इंगित कर रहे हैं। पहले भी सोशल मीडिया पर इसे सुदामा कोटा कहा जाता रहा है और सुदामा कोटा के नाम से वैसे लोग काफ़ी आहत हो रहे हैं जिनका इतिहास ये रहा है कि कभी भी उन्होंने सामाजिक न्याय से जुड़े वर्गों के आरक्षण का समर्थन नहीं किया। योग्यता के नाम पर बार बार मेरिट की चर्चा करके सबसे पहले जो संविधान प्रदत्त आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मिला, केंद्र सरकार और अन्य सभी राज्य सरकारों की नौकरियों में उनकी आबादी के अनुपात में, चूँकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की आबादी सरकार को पता है, उनका रिप्रेजेंटेशन पता है सभी जगह, चूँकि सेंसस में उनकी काउंटिंग होती है। तब भी मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि जो SC ST के जो भी कैंडिडेट चुनकर आते थे उनको सरकारी दामाद के रूप में संज्ञा दी जाती थी और उनके मेरिट पर सवाल पैदा किए जाते थे। आरक्षण फिल्म में भी इस बात की चर्चा है। जब अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण का सवाल आया, जो 54 में काका कालेलकर आयोग बना या 1980 में मंडल आयोग बना, तो आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या परिस्थितियां आई। उसके पहले जब 1978 में बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई, तो वही लोग जो SC ST के आरक्षण पर टिप्पणी किया करते थे, उन लोगों ने इस आरक्षण का भी घोर विरोध किया जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया और पूरे बिहार में 6 महीने तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई प्रदर्शनों में, सरकारी बिल्डिंग्स में स्लोगन लिखे गए, जिसमें एक स्लोगन तो बहुत ही भद्दा था कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माई, उसके बाद का शब्द मैं नहीं यूज करूँगा। और जब कर्पूरी ठाकुर जी ने पूरे देश में, चूँकि तमिलनाडु में ब्रिटिश पीरियड से आरक्षण था, जब ये पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया तो लोगों के कान खड़े हो गए और उन लोगों ने विरोध इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि देश के स्तर पर सभी राज्यों में ये स्थिति है। लेकिन केंद्र में चूँकि जनता पार्टी की सरकार थी, बिहार की स्थिति को देखते हुए मंडल आयोग की स्थापना हुई। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को बतलाया गया कि पुराना है। इस आयोग ने अपना सर्वे का काम शुरू किया और साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर जी के डिसीजन के आलोक में विशेषकर उत्तर भारत के सभी राज्यों में सभी सरकारों ने अपने यहाँ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन गठित किया और उनसे रिपोर्ट लेने के बाद बारी बारी से सभी राज्यों में सरकारी नौकरियों में OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाने लगी। मंडल आयोग ने पूरा सर्वे करने के बाद, चूंकि उनके पास 1931 का डाटा था अदर बैकवर्ड क्लासेस का, तो और 50% जो कैप का प्रोविजन था पहले से भी, उसको देखते हुए मंडल आयोग ने अनुशंसा की 27%, चूँकि 15 और 7.5 केंद्र सरकार की नौकरियों में SC और ST के आरक्षण थे, तो 27% देकर उसको 49.5% आरक्षण की सीमा तक लाया गया। SC ST को जिस ढंग से प्रमोशन में रिजर्वेशन है, यही अनुशंसा मंडल आयोग ने OBC के लिए भी की। लेकिन प्रमोशन में आरक्षण तो नहीं ही लागू हुआ, वरन कि जब VP सिंह जी की सरकार ने 90 में घोषणा की केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC आरक्षण की 27% की, तो पूरे देश में जैसे तहलका मच गया, लोगों ने विरोध करना शुरू किया। और जिस VP सिंह जी के लिए पूरा देश पहले नारा लगाता था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और जब यह आरक्षण लागू करने की बात हुई तो उन्हीं तत्वों ने जो कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण का विरोध किया, जिन्होंने SC ST की योग्यता पर हमेशा सवाल खड़ा किया, उनके रिजर्वेशन से आए हुए कैंडिडेट्स पे, उन लोगों ने नारा लगाना शुरू किया, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। लेकिन जब 2019 में
ठीक लोकसभा चुनाव से 4-5 महीना पहले भारत सरकार ने 103वां संविधान संशोधन लाया और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर जो उच्च जाति के लोग थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की 10%। तो यह जान लीजिए कि दक्षिण भारत की 2-3 पार्टियां और उत्तर भारत की एक पार्टी को छोड़कर किसी ने भी वोट के मद्देनज़र किसी ने इसका उस तरह से लोकतांत्रिक विरोध नहीं किया। खैर, इस पर भी मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन संविधान में चूंकि पिछड़ेपन की परिभाषा थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं था। इसी की जांच होनी थी, चूंकि बहुत से केस दायर हुए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और कल जो वर्डिक्ट आया 5 सदस्यीय पीठ का, जिसमें 3-2 का फैसला है, बहुत से सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि इसमें एक भी सोशल जस्टिस के ऑनरेबल जस्टिस सदस्य नहीं थे। हो सकता था कि अगर सोशल जस्टिस के कोई मेंबर होते, मैं नहीं जानता कि क्या होता, लेकिन एक संदेश जाता देश में। लेकिन 3-2 का वर्डिक्ट यह शो करता है कि आपसी मतांतर रहा कि इकोनॉमिकल बेसिस पर उनके लिए जिनके लिए कोई डाटा नहीं है सरकार के पास, चूँकि कोई जानकारी नहीं है कि एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है फॉरवर्ड क्लासेस का, कास्ट का, और उनका नौकरियों में क्या प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व तो देखने से ही लग रहा है। अगर देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व को देखा जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में देखा जाए प्रतिनिधित्व को, IIT, IIM, एम्स जैसी संस्थाओं में फैकल्टी मेंबर्स में प्रतिनिधित्व देखा जाए, देश के यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स में प्रतिनिधित्व को देखा जाए, प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स में उनके प्रतिनिधित्व को देखा जाए, भारत सरकार के सेक्रेटरीज लेवल पे उनके प्रतिनिधित्व को देखा जाए, सब लोग स्पष्ट है कि उनके अलग से आरक्षण की कितनी ज़रूरत थी, ये पूरा देश जानता है। लेकिन जब मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर, लिंगायत, रेड्डी, कापू वगैरह के आरक्षण का सवाल आया, तमिलनाडु में एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का सवाल आया, तो क्या हुआ ये पूरा देश जान रहा है। आज भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां सरकारी नौकरियों में या शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जहां तक मुझे जानकारी है 14% आरक्षण है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने बहुत पूर्व 27% का प्रस्ताव दिया, लेकिन 50% कैप के आधार पर उसे स्टे कर दिया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। झारखंड में भी घोषणा हुई, अभी लागू नहीं हो पाया। तो मैं अब ये जरूर चाहूँगा कि ये नीड ऑफ द आवर है कि सभी जातियों की जनगणना हो, उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी चीज़ के स्टेटस का आकलन होना जरूरी है। और यह संसद से ही हो सकता है, ये हो ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये विवाद समाप्त हो और पूरे देश में सामाजिक न्याय के लोगों को भी ये लगे कि हमारे साथ जस्टिस हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि उन सभी राज्यों में जहाँ 27% से कम आरक्षण है, वहाँ की सरकारों को निश्चित तौर पर यह देखना चाहिए। और चूँकि 50% का कैप वैसे भी इस जजमेंट के आलोक में लगता है कि वो एक्सीड कर गया है, इसीलिए सामाजिक न्याय के लोगों को सभी जगह न्याय मिलना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।